आइए बात करते हैं अब एक और उपन्यास है आपके उसमें, जो इस समय आपके इसमें दे रखा होगा, मैला आंचल। तो मैला आंचल पर बात करते हुए हम जैसे पहले भी बात करते रहे हैं, उसी तरह से जो है हम बात करते हैं कि मैला आंचल उपन्यास पर जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ ऐसा होगा ना। तो सुन रहे हैं ना आप लोग, आ रही है ना आवाज? यस सर, आ रही हाँ है जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज। आ रही है सर। अच्छा, और वीडियो भी आता है? जी सर। यस सर, आ रही है वीडियो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक उपन्यास है, रेणु जी का उपन्यास है ये। तो जिनकी तीसरी कसम वगैरह कहानी आपने अगर पढ़ी होगी तो ये रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। अब मैला आंचल जो उपन्यास है ना, इसमें से क्या आपको करना चाहिए मैं वो बोल रहा हूं, आप जरा नोट कर लीजिए अगर धीरे धीरे बोलता हूं क्योंकि आप फिर बार बार पूछते हैं ना। तो सॉरी सॉरी बेटा, तो उसमें सबसे पहले आपको करना चाहिए कि मैला आंचल की आंचलिकता पर विचार कीजिए। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। कैसे आप ये बताएंगे कि एक आंचलिक उपन्यास है? कुछ कसौटियां होती होंगी, कुछ पैमाने बना रखे होंगे कि जिसमें ये चीजें होंगी, वो जो रचना है वो आंचलिक होगी। दूसरा इसमें है कि वो ये कह सकता है कि मैला आंचल की समस्याओं पर विचार कीजिए, क्योंकि मैला आंचल तो ग्रामीण जीवन का ही तो चित्रण है ना इसमें। तो वो ये भी कह सकता है कि मैला आंचल की जो समस्याएं हैं उस पर विचार कीजिए। इसी को वो दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि मैला आंचल के यथार्थ पर विचार कीजिए। मैला आंचल एक यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थ पर आधारित उपन्यास है, सिद्ध कीजिए। फिर वो ये भी कह सकता है कि मैला आंचल में चित्रित जो समस्याएं हैं उन पर विचार कीजिए। यथार्थ, क्योंकि जो समस्याएं हैं वही तो यथार्थ है ना। जो यथार्थ है वो समस्याओं पे ही तो बात करना चाह रहा है ना, कि वहां है क्या, वही यथार्थ है कि भाई वहां है कैसी स्थिति जो ये लेखक ने इसमें लिखा है इसको, तो उसी को वही जो है वहां का यथार्थ है। फिर वो कभी कभी इसी में एक आध चीज और आ जाती है कि जो है जो मैला आंचल उपन्यास है, इसी में एक आध चीज और आ जाती है कि इसमें जो है क्या नवीनता, परिवर्तन, गांव सो रहा है, क्या उसमें जो है नई चेतना मिलती है। मैला आंचल में संकेतित नई चेतना क्या है, पहले उपन्यास पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा कि नई चेतना जो है वहां कहां कहां पॉइंट आउट आप कर सकते हैं। कभी कभी पूछा है ऐसा। और दूसरी बात है कि मैला आंचल के शिल्प पर विचार कीजिए। इसी को वो कह सकता है मैला आंचल की भाषा पर विचार कीजिए। और एक इसमें से व्याख्या आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से अगर आप दो तीन प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं तो फिर उसमें से उनका चीजें वही होती हैं। मैंने पहले भी आपसे जब मैं बात कर रहा था मैंने बताया था ना, जब मैं कविता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हो, अगर कोई रचना है तो उसमें दो ही चीजें तो होती है मुख्य रूप से, क्या कहा है और कैसे कहा है, यही होता है बस।
क्या कहा है उसका जो है, जो उसका अब जो उसका संवेदना होती है, उसकी समस्याएं हैं, उसका यथार्थ है, वो क्या कहा है और कैसे कहा है, ये उसका शिल्प है। शिल्प में वो भाषा आ जाती है, क्योंकि कभी कहने का ढंग अच्छा होता है और कभी जो है उसका जो विषय है वो ज्यादा इंप्रेसिव होता है। दोनों तरह से हो सकता है, कभी कभी विषय ज्यादा अच्छा है, कभी कभी कहने की कला बहुत अच्छी है। तो इस तरह से अगर आप ये करते हैं तो इन्हीं को घुमा फिरा करके ना वो इसी में से पूछते रहते हैं। उसमें से कई बार शॉर्ट करके पूछ लेंगे, काट लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और फिर आपको कह देंगे कि इस पर विचार कीजिए। 3 चीजें इसमें से पूछी जाएंगी। एक उससे उसकी जो है समस्याएं या उसका एक जो है उसके तत्व जो है कौन से हैं उनके आधार पर कीजिए। जो तत्व हैं और उसमें जिन बातों को लिया गया है वही उसकी जो है समस्याएं हैं, और वही उसके जो है वो है क्या कहते हैं नई चेतना है। ये एक जो है मिला जुला सा वो है, और ये है अभिव्यक्ति, इसका जो है अनुभूति पक्ष, विषय पक्ष, और दूसरा है उसका अभिव्यक्ति कला, यानी कैसी अभिव्यक्ति की है, उसका जो कला पक्ष है वो कैसा है, कहने का तरीका कैसा है। तो उन दोनों पर अगर आप जो है विचार करेंगे तब फिर वो ये आ जाता है कि भाई इसका जो है दोनों तरह से अध्ययन हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई जो मैला आंचल है, मैला आंचल जो है नाम जो दिया है ना, मैला आंचल, तो वो मैला आंचल जो नाम दिया है तो वो क्यों दिया है ये ऐसे। इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बात करना चाहूंगा। अगर आप पढ़ेंगे आगे जाकर के गोदान का जो है उसमें आपको आएगा वो उपन्यास के क्षेत्र में जो है प्रेमचंद जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो कहानी हो और चाहे उपन्यास हो। इसीलिए जब आप उपन्यासों का डिवीजन जब पढ़ेंगे, जब आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां आपको ये आएगा कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो है बताइए, या प्रेमचंद युगीन बताइए, या प्रेमचंद पूर्व बताइए। तो प्रेमचंद जो युगीन जो उपन्यास थे या प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास थे वो तो जो है उस तरह के थे जिसे तिलस्मी या यारी या जिसे ऐतिहासिक जो मनोरंजन के लिए उस तरह के थे। उनका जो है जीवन से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता था। प्रेमचंद ने उस धारा को पकड़ करके और जो है जीवन से जोड़ा, क्योंकि अगर जो है जो चीज जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती ना वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहती। इसीलिए जो है क्या है कि जो साहित्य है वो क्योंकि जीवन का ही एक हिस्सा होता है, साहित्य में जीवन ही होता है। हम जो कुछ जीवन में करते हैं वही सब कुछ आता है। इसीलिए तो जो है कहा जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में हो रहा है वही सब कुछ जो है जो उसमें आता है। तो प्रेमचंद के समय में जो है वो चीजें बदली, और प्रेमचंद ने जो उपन्यास की जो मनोरंजन वाली जो धारा थी उसको पकड़ करके उसको जो है जीवन से जोड़ते हुए जो है यथार्थ से जोड़ दिया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने कथा साहित्य को उन्होंने यथार्थ से जोड़ा, क्योंकि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर वो ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है उसको उसमें जो है यथार्थ रखा। अब लोग और भी यथार्थ में भी और आगे तक जाने की बात करते हैं कि उनका यथार्थ जो था वो आदर्शोन्मुख यथार्थ है, आदर्श की ओर झुका हुआ, आदर्शोन्मुख यानी आदर्श की ओर उन्मुख, उस उधर की ओर झुका हुआ, उसकी ओर देखता हुआ, आदर्श की ओर। क्योंकि उन्हें लास्ट में जो है आदर्श ही जो है पसंद है। तो यथार्थ उनके भी जीवन में है, उनके उपन्यासों में भी है,
उन पात्रों के जीवन में भी है, उन उपन्यासों में भी है, लेकिन वो यथार्थ जो था वो आदर्श की ओर झुका हुआ था। उसके बाद जो है 1954 में जो है, जब ये उस समय लिखे जाते थे सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास या मनोरंजन के उपन्यास, ऐसे अलग अलग डिवीजन कर रखा है कि इस तरह के उपन्यास जो है वो उस समय जो है लिखे जाते थे। 1954 में जो है मैला आंचल जो है जो पहली बार जो है सामने आया, पहली बार सामने आया तो एक नए तरह से आया, और उन्होंने इसको जो है खुद ही जो है कहा कि क्योंकि इसमें अगर आप इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने दे रखा है कि मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, पता नहीं उसको जो है पाठक वर्ग जो है स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हो सकता है ना भी कर पाए। उन्हें ये आशंका थी कि भाई पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस उपन्यास को जो है यूं कह करके कह दिया कि आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास है, ये अंचल की बात करेगा। अब आंचलिक उपन्यास में जो है वो अंचल की बात होती है। जितने भी आंचलिक उपन्यास हैं, हर एक जो है वो किसी ना किसी अंचल पे बात करेगा। खास अंचल का मतलब है क्षेत्र, किसी खास क्षेत्र पर वो जो है बात करेगा। अब ये जो उपन्यास है, ये आपका जो उपन्यास है, ये लगभग जो है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पे केंद्रित है। पूर्णिया जिला है, चर्चित जिला है वहां का, उसमें भी मेरीगंज गांव है, वहां की जो है ये बात करता है ये वाला उपन्यास। और ये बताता है कि ये उपन्यास जो है मैला आंचल है। अब लोग इस पर तरह तरह से विचार कर सकते हैं। अगर इसका देखो नामकरण की बात करो तो ये मैला आंचल का क्या अर्थ है? भाई लेखक ने इसका नाम मैला आंचल रखा है, क्यों रखा है? कोई तो दिमाग में तो रहता ही है ना कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आप नामकरण करते हैं तो नामकरण के कई आधार हैं। आप जो है किसी नायक के आधार पर करते हैं, जैसे आप नाटक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये नायक के आधार पर है। आप जो है किसी नायिका के आधार पर जो है रख सकते हैं, जो है कामायनी है, इस तरह का जो है आप रख सकते हैं। तो नायक के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, वो नायिका के स्थान पर भी रखा जा सकता है, वो स्थान के आधार पर भी रखा जा सकता है। जैसे साकेत है, वो स्थान के आधार पर उन्होंने अपना नाम जो है रखा है। और इसके अलावा जो है वो नामकरण जो है वो प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं, मतलब किसी चीज का प्रतीक जो है मान करके जो है रखा जा सकता है। बहुत चर्चित उपन्यास है, एक पहले लगा रहता था सारा आकाश, राजेंद्र यादव का। वो युवा पीढ़ी के हताश सपनों का उपन्यास है, प्रतीक है कि युवा पीढ़ी के कैसे जो है सपने जो है वो कैसे हताश भरा जीवन जो है वो जी रहे हैं। इसको मतलब प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने सामने रखा है। सारा आकाश जो है पूरा उसे घूमता हुआ नजर आता है, खाली नजर आता है। जो नव युवा पीढ़ी है उसमें कोई उसको सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार है सब। आकाश जो है वो उसको जो है बिल्कुल खाली जो है दिखाई दे रहा है। ये युवा पीढ़ी की निराशा का जो है वो है। अब लेखक ने जो इसका जो है नामकरण रखा गया है वो भी एक तरह से जो है वो एक क्षेत्र विशेष के प्रतीक के रूप में ही रखा है। एक जो खास क्षेत्र है जिसे मैं कह रहा हूं कि वो मेरीगंज गांव है, पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव जो है उसके मैलेपन को आधार बना करके रखा है। मैला तो समझ में आ गया, मैला होता गंदा, डर्टी। आंचल नाम जो दे रहा है, मैला तो समझ में ठीक है भाई गंदा है, लेकिन आंचल
आंचल तो वो होता है जो कोई भी स्त्री जो होती है जब वो अपने सिर के ऊपर से या उधर से करके जो उसका क्या कहते हैं बॉर्डर होता है, वो जब आगे आता है उसके उसके शरीर पर, तो वो होता है जो उसके वक्ष स्थल को ढकता है, आगे की तरफ आता है, वो आंचल होता है। अब ये उसको जो है मान रहे हैं कि जो है कैसे जो है वो आंचल क्यों मैला होता है, क्योंकि जो भी माँ होगी, जैसे भारत माता की बात कर रहा ना, ये तो भारत माता का ये आंचल जो है मैला है। क्यों मैला होता है? अब आप लोग तो यहाँ रहते हैं, एक अच्छा जो है जीवन है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे जहाँ का ये बात कर रहे हैं वहां का जो माता का जो आंचल होता है ना, वो अक्सर जो है मैला ही होता है। आपने कहा मम्मी ये जरा प्लेट देना, और उसने देखा प्लेट पे पानी है, वो तुरंत जो है पानी को अपने आंचल से जो है साफ करके अब प्लेट तुम्हें दे देगी। वो काम कर रही है, तुमने कुछ मांग लिया, हाथ गंदे हैं या कुछ और काम करना है, तुरंत को वो उससे जो है हाथ पहुंच लेगी, फटाफट उसी से। कहाँ कपड़ा कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कहाँ जाए एकदम उठ करके, तो तुरंत वो उससे पहुंच लेगी। उसका वो जो आंचल होता है, इस वजह से वो जो आंचल होता है वो थोड़ा मैला होता है, और साड़ी के और छोरों की तुलना में या पूरी साड़ी की तुलना में वो जो आंचल है वो मैला है, क्योंकि उसमें जो है वो लगता रहता है, वो उसका इस्तेमाल करती है। ठीक उसी तरह से जो मैला आंचल है, जो भारत माता का ये जो मेरीगंज है ना, ये जो पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव है, ये भारत माता के उस आंचल की तरह से, जैसे माँ का आंचल जो है वो मैला हुआ रहता है, वो थोड़ा मैला होता है, ठीक उसी तरह से और पूरे अंचल की तुलना में ये जो है आंचल, ये जो है और जगहों की तुलना में ये मैला है। अब मैला क्या, उसमें कोई वो थोड़ी कि उसमें कोई कूड़ा करकट जो है वो भरा हुआ है। मैले का मतलब है कि ये जो है आंचल जो है वो बहुत ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें अशिक्षा है, इसमें गरीबी है, इसमें बहुत सी चीजें जो है ऐसी हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी पर हैं, तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए वो जो है इसको जो है कहता है कि ये जो है जो मैला आंचल, इसका जो नाम है वो इसीलिए उसने रखा है। इसका नायक है प्रशांत है, डॉक्टर है, इसीलिए वो इस नामकरण को उसने उसके मुंह से एक जगह कहलवाया भी है। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला आंचल। धूल से भरा हुआ है वो जो है ग्राम वासनी, जो माता है भारत माता जो गांव में रहती है, उसका ये आंचल, श्यामल आंचल जो है वो जो है मैला है। तो इस तरह से आप इसको अगर वो ये कह देता है कि मैला आंचल की सार्थकता पर विचार कीजिए, तो आप जो है उसको मान लो पूछ ले आपसे कि इसके नामकरण पर विचार करते हुए इसकी जो है ये बताइए, तो उसका जो जवाब है वो यही है कि वो, क्योंकि वो आंचल, वो हिस्सा, वो क्षेत्र बहुत जो है भारत माता का वो आंचल बहुत मैला किस लिए है, क्योंकि वहां पर वैज्ञानिक तरक्की नहीं है, वहां पर बहुत पिछड़ापन है। और इसीलिए जो है जो मैला आंचल का ये मेरीगंज है, इसके बारे में वो कहता भी है। ये जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं, एक आध पंक्ति बोल रहा हूं, पर ये व्याख्या के लिए आती है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार आ चुकी है, मुझे भी आई थी अब से इतने साल पहले। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है,
कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी अपना आंचल बचाकर निकल नहीं पाया, ये उसमें वो कहते हैं कि इसमें जो है सारी चीजें हैं। ये जो मैला आंचल है, आपको इसमें फूल जैसी सुगंध भी मिलेगी, अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, कांटे भी होंगे, धूल भी है, गंदगी भी है, खुशियां भी है, गुलाल खुशी का प्रतीक है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, सब है इसमें जो वहां हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैला आंचल एक जो है ऐसा उपन्यास है जो अपने पहले के उपन्यासों से एकदम अलग है। ये एकदम नई विधा, उपन्यास तो थी विधा, लेकिन ये पहली बार ऐसा उपन्यास के क्षेत्र में नाम आया, और जो है वो नाम इतना चर्चित हो गया कि उसको जो है कहा गया कि ये जो है आंचलिक उपन्यास है। अंचल विशेष की बात करते हैं, खास अंचल विशेष की, और इसीलिए इनको आंचलिक उपन्यास कहा गया। अब इस अंचल विशेष में जो है क्या होता है कि अंचल विशेष में ना, जो जैसे उपन्यासों में आपने देखा, अगर आप जो है गोदान उपन्यास पढ़ रहे होंगे या अभी पता नहीं बाद में पढ़ाएंगे, तो गोदान उपन्यास या पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें पात्र हैं, उसमें होरी है, उसमें धनिया है, उसमें गोबर है उनका लड़का, उसमें मेहता है, उसमें मालती हैं, दो कथा चलती हैं और दोनों हैं उसमें। उसमें पात्र जो है वो कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं अपने कंधों पर। पात्र जो है उनमें पात्रों की अहमियत ज्यादा है, वो पात्र ही जो है इस कथा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जबकि आंचलिक उपन्यासों में जो है पात्र आते तो हैं, लेकिन वो अंचल की सपोर्ट के लिए आते हैं। उसमें मुख्यतः अंचल की होती है, पात्रों की नहीं है। वहां पात्रों की प्रमुखता है। होरी शुरू में आता है और अंत तक उसी पर आधारित है कि वो गोदान उससे करा दिया जाता है, वो धनिया करा देती है। यहां पात्र आते हैं, पात्र आएंगे, प्रशांत भी आएगा, कमला भी आएगा, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, ज्योतिषी जी भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे पात्र जो वहां पर आते हैं वो उस अंचल की तस्वीर को सामने रखने के लिए आते हैं, ना कि वो जो है अपनी तस्वीर रखने के लिए आते हैं। वो अंचल की जो चीजें हैं उन्हें उभारने का माध्यम है, एक सहारा है। अंचल की तस्वीर को और ज्यादा जो है वो क्लियर कर देते हैं। दोनों में अंतर है। एक जगह पात्र जो है ज्यादा, जो अब से पहले के उपन्यास थे या जो आंचलिक उपन्यास नहीं है उनमें पात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर अंचल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अंचल है वो जो है पात्रों के सहारे से जो है उसको जो है चित्रित किया जाता है, उस पर ही फोकस है, उसी को जो है सामने रख करके सारी चीजें जो है वो की जाती हैं जितनी भी हैं। अब इसमें जो वो है, जो अभी मैं कह रहा था कि यथार्थ है, आलोचकों ने तरह तरह से अपने ढंग से वो उस पर विचार करते हैं आलोचक लोग। तो कई लोगों ने तो उसके लिए ये कहा है कि मैला आंचल जो है कैसा उपन्यास है कि वो बिल्कुल ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। अब यथार्थ कैसे उसमें आ गया, तो उसमें वो बात करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि रचनाकार किसी ऊंची जगह पर किसी पर जो है एक जो है स्वचालित कैमरा लगा करके और बैठ गया है। अब उस कैमरे के आगे से जो भी आता है, जो भी जाता है, सब कुछ वैसे ही उसमें आता रहता है। अब कैमरे से तो नहीं छिपी होती, आज आप देखते ना सीसीटीवी कैमरे में सारी हरकतें आ जाती हैं। उसी तरह से वो कहता है कि ये एक जो है ऐसा लग रहा है, कोई इस तरह से नहीं है जैसे और उपन्यासों में बड़ा ऑर्गेनाइज करके पात्रों की एंट्री होगी, ये होगा, कुछ नहीं। वो कहता है कि ऐसे लग रहा है भाई एक कैमरा लगा दिया चुपचाप, अब जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब उसमें कैद हो रहा है और वही उस उपन्यास में है। उसको लेखक उस तरह से संचालित नहीं कर रहा है।
कि ऑन ऑफ करता रहे बीच बीच में। अब ये पात्र आ गया, ऑफ कर देता हूं। अब ये आ रहा है, बड़ा पात्र आ रहा है, ऑन कर देता हूं। अब ये ऐसा नहीं है, जो आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा ही उसमें आ रहा है, उसमें जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब आ रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसमें जो है यथार्थ जो है वो है, और कैसा है, जैसे कि कैमरे में है, जैसा है वैसा है। वो कई बार स्वीकार करने योग्य भी होता है और वो कई बार स्वीकार करने योग्य नहीं भी होता है, पर उसको जो है उसने उसी रूप में रखने का जो है वो प्रयत्न किया है। ये उनकी यथार्थवादी जो वो है दृष्टि है, उस पर प्रकाश डालने के लिए यह है कि यथार्थ इतना जो है वो है कि जैसा हो रहा है, घटित हो रहा है, वो सब जैसे कैमरे में कोई तस्वीर आती है, उसके आगे जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, जैसे बैठा होगा, जैसे कपड़े पहने होगा, जैसे वो बोल रहा होगा, जैसे उसके हरकतें होंगी, एज इट इज आ जाएगी उसमें। अब ये उसके यथार्थपन को जो है वो उभारने के लिए जो है वो काफी है। लेकिन कभी कभी ऐसा यथार्थ भी ना वही तो स्वीकार है। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्रमा समझता हूं, या कहा जाता है कि जो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, ये जो कहा जाता है। तो ऐसे कैसे होगा भाई? समाज में तो आपने इन उपन्यासों में ये जो रचनाएं पढ़ी, इसमें क्या देखा? आपने तो वो देखा जो आपको दिखाया गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा तो बहुत कुछ होता है जो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। उपन्यासों में, नाटकों में, कहानियों में अनेक बार ऐसा होता है कि जो ना आप सुनना पसंद करेंगे ना देखना पसंद करेंगे। वो क्यों नहीं आता? वही आना चाहिए ना। अगर यथार्थ है तो फिर वही आना चाहिए जैसा हो रहा है। यथार्थ में तो पता नहीं क्या क्या होता है, पर वो नहीं आता। इसीलिए जो है फिर जो है ये बात जो है चेंज हुई कि यथार्थ आता तो है, समाज आता तो है, जैसा उसमें है वर्णित करा गया है वो समाज आता तो है, लेकिन कैसे आता है? अब वो आता ऐसे है जैसे कि आप जो है आटा छानते हैं। आटा क्यों छानते हैं? क्योंकि उसमें आटे में जो है वो जो जिसको छानस कहते हैं, चोकर कहते हैं, वो होती है। अब वो तो नहीं खाते लोग, वो छान करके अलग कर देते हैं और बाकी छना हुआ आटा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से जो है उपन्यास में, रचनाओं में जो यथार्थ की बात करते हैं, वो यथार्थ आता तो है, लेकिन वो ऐसे छलनी में छन करके आता है। ये नहीं है कि उसमें कूड़ा कटरा जो भी कुछ पड़ा हुआ सब उसमें आ जाएगा ना। उसको छलनी से रचनाकार अपनी छलनी से छान करके, उसको रिफाइन करके, साफ करके तब अपनी रचनाओं में रखता है। ये उसकी कामयाबी है, ये उसका जो है यथार्थ है, और इसी को आप जो है ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये रचना जो है वो अपने जो है यथार्थ की जो है अभिव्यक्ति करती है, लेकिन वो यथार्थ भी जो है वो कैसा है, उस पर जो है आप देखेंगे कि वो यथार्थ जो दिया गया है, कहीं कभी कभी चूक भी हो जाती है। कई चीजें उपन्यास पढ़ते समय लगती हैं कि यार ये नहीं समझौता हो पा रहा, ऐसा होता नहीं है। पर अब क्योंकि जहां की बात कर रहा है रचनाकार, जहां की बात कर रहा है, हो सकता है वहां ऐसा होता हो। अभी तो कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि किस क्षेत्र, हर क्षेत्र की अपना एक भूगोल है, अपनी मान्यताएं हैं, अपने विचार हैं, अपनी आस्थाएं हैं, सब अपनी अपनी होती हैं। उनको ये तो नहीं कह सकते कि दूसरी जगह क्यों नहीं है, उनका महत्व है। मैला आंचल में भी ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो आप देखेंगे कि वो वहीं की हैं, उसी क्षेत्र की हैं, वो वहीं घटित होती हैं। दूसरी जगह उनका कोई, दूसरी जगह से उनका कोई वो नहीं रहता है। तो ये एक जो है ऐसा उपन्यास है जिसको लिखा गया
जिसको लिखने के बाद रचनाकार खुद, क्योंकि जब परंपरा से हट करके कोई इंसान कोई काम करता है तो उस पर शंका रहती है कि मैं पता नहीं सफल होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। रचनाकार खुद अपनी इस रचना के बारे में बहुत वो जो है सोच विचार में थे कि पता नहीं पसंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लोग मेरे इन विचारों को, जो जैसे मैंने इसमें प्रस्तुत किया है, जिस तरह की भाषा रखी है। पर उसको आंचलिकता का जब जामा पहना दिया तो उसको जो है लोगों ने माना कि ये एक अंचल की बात है, इसमें पूरे देश की पूरे उसकी बात नहीं है, एक अंचल की बात कर रहे हैं, अपने को समेट करके वो जो है उसमें जो है आ गए। इस तरह से वो रचनाकार जो है अपने अंचल को अपनी रचना में समेटने में कामयाब रहा। ये नहीं है कि इससे पहले किसी ने भी बिल्कुल इस पे नहीं लिखा था, ऐसा मत समझिए। जब आप पढ़ेंगे इतिहास को तो आप देखेंगे कि इससे पहले भी छुटपुट लिखा जाता रहा था, लेकिन उसकी न पहचान नहीं बन पाई थी। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था गंगा मैया, भैरव प्रसाद गुप्त का है भैरव मैया, इतना बढ़िया उसने प्रकृति का चित्रण किया है कि आदमी जो है पढ़ करके बहुत खुश होता है उसको, लेकिन उससे कोई परंपरा या ये नहीं हो पाए, वो ये नहीं कह पाए कि आंचलिक उपन्यास है अंचल का वर्णन ही। इस उपन्यास के आने पर पूरी की पूरी एक धारा, पूरी एक परंपरा जो है सामने आ गई इन्हीं की, और ये उपन्यास जो है एक कामयाब उपन्यासों में से है। आज ये हमेशा जो है सामने रहता है और वो कबूल है सब लोगों को, आज उसकी प्रशंसा है। हिंदी साहित्य का ये जो आंचलिक उपन्यास है उसमें इस उपन्यास की बहुत ज़्यादा चर्चा है। बल्कि अगर मैं अपनी उसमें सोच से कहूँ तो मैला आंचल उपन्यास के बाद स्वयं रेणु जी भी मैला आंचल जैसा दूसरा उपन्यास लिख ही नहीं पाए। उन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं, परती पर कथा है और भी हैं, लेकिन जो है रेणु जी दोबारा से मैला आंचल जैसा उपन्यास लिख ही नहीं पाए। उनमें वो बात नहीं है जो इसमें है। इसीलिए बहुत से आलोचक लोग तो ये यहां तक जो कहते हैं कि लगता है कि मैला आंचल लिखने के बाद रेणु जी की जो प्रतिभा थी वो चुक गई, उसके बाद वो बात जो है वो नहीं आ पाई। वो जिस तरह का इसमें प्रभाव है आंचलिकता का वो नहीं आ पाया, और इसीलिए उन पर आक्षेप लगाया कि लगता है कि इस उपन्यास के बाद ये ना उनकी जो प्रतिभा शक्ति थी या काव्य सृजन की जो वो थी, लगता है कि वो चुक गई, खत्म हो गई, फिनिश। क्योंकि फिर उसके बाद क्यों नहीं दीर्घतया है, परती पर कथा है, उनमें वो बात नहीं है जो इसमें है, क्योंकि इसमें नयापन है, नई तरह का है। होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जीवन में कि एक ही स्टाइल की एक चीज आई और उसके बाद आती नहीं रही, लेकिन कोई उसको वो जो है चल नहीं पाई। ये उपन्यास भी मेरे हिसाब से वैसा ही है। अगर आप इस उपन्यास को देखेंगे, आपको पढ़ना चाहिए, बड़ा उपन्यास है थोड़ा, उसमें छोटा संस्करण भी आपका होगा, तो अगर आप इस उपन्यास को देखेंगे तो इस उपन्यास को अगर आप कथा को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग दो चीजों का इसमें जो है वर्णन मिल रहा है। एक तो वो है जो कि 1946 यानी आजादी से पहले की, 19 आजाद 47 में हुआ भारत, तो 1946 की स्थिति है एक तो जो उपन्यास में है, कैसा वहां का यथार्थ है 1946 में, और दूसरा जो है 1954 का है। आजाद हो गया है भारत, आजाद होने के बाद कैसी परिस्थितियां हैं
वो चल रहा है, क्योंकि 54 में जब ये आजाद हो गया है तो आजादी से पहले और आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, इसमें जो है जो चित्रण है या इसकी जो आंचलिकता है वो दोनों रूपों में जो है उभर करके इसमें आती है। कुछ बातें आप देखेंगे कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की हैं, जैसे मलेरिया सेंटर का आ जाना और चीजों का आ जाना, और कुछ बातें ऐसी हैं कि राजनीति बदल गई, कैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, कैसे जातिगत राजनीति होती है, वो कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसमें जो है वो आया। तो ये दो, एक उसमें कोई ऐसा डिवीजन मतलब वो नहीं है, लेकिन उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ज्यादा पीछे की पिछड़ेपन की है, और ये बातें वो हैं जो कि बदलते हुए चीजों की है। डायलॉग पात्र जो है जब बोल रहा है तो उससे पता लग रहा है कि चीजें जो है कुछ चेंज हो गई हैं दोनों ओर। वही तो उसकी जो है कि उसकी नई चेतना, एक किसान का बेटा जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, आजादी से पूर्व में वो काम करता रहता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसी में दूसरे पोर्शन में वो दिखाते हैं कि आपने पिछला पैसा तो दिया ही नहीं था, तो मैं काम करने के लिए क्यों आऊं। वो जवाब दे रहा है, चुपचाप नहीं है, जबकि उससे पहले जो है उसके बाप दादे ऐसे ही चुपचाप काम करते रहे हैं। जो संकेत है इस बात का कि अब जो है कुछ बदलाव आ रहा है, लोगों में चेतना आ रही है, लोगों की सोच जो है अब वो बदल रही है, वो इस बात का प्रतीक है। अगर हम इसको, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इस उपन्यास को, तो मैं ज्यादा वो थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन जो है बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें है क्या। तो इसमें जो है मैला आंचल उपन्यास में जो है पूर्णिया जिले का जो मेरीगंज गांव है उसकी जो है चर्चा की गई है। ये कोसी जो नदी है उसके किनारे का हिस्सा है। यहां पर कभी जो है अंग्रेज एक अफसर थे जो नील की खेती करने के लिए आए थे, W.G. मार्टिन थे उनकी पत्नी का नाम था मेरी की। जब वहां वो रहते थे तो मेरी की जो है मलेरिया के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। तब जो है जो मार्टिन थे वो ये सोचते थे कि मैं इस गांव में, कई बार होता है ना ऐसी कोई घटना हो जाती है, अनेक हॉस्पिटल, अनेक संस्थाएं, अनेक ऐसे वो चल रहे हैं कि अगर कोई ऐसे हो जाए, अनेक जो है लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा घटित हो गया, उसके बाद में ये सब करने लग गया, ऐसा होता है। तो उनके दिमाग में यह आया कि मैं यहाँ ना एक जो है मेरीगंज में एक जो है मलेरिया सेंटर खोलूंगा। मेरी पत्नी जो है मलेरिया का सेंटर ना होने की वजह से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और इसलिए उनकी इच्छा जाहिर की थी, ये पृष्ठभूमि में है कि मैं यहाँ मलेरिया सेंटर खोलूंगा। अब जो है जो उपन्यास के आरंभ में जो है देखकर लगता है कि इसमें जो है गांव में एक मलेरिया सेंटर खुलते हुए दिखाई देता है। जब उपन्यास में आप जाएंगे, ये तो बैकग्राउंड में था कि आखिर मलेरिया सेंटर क्यों खुल रहा है। अब जो इसमें हलचल आप शुरू में देखेंगे उसकी बैकग्राउंड में था कि मार्टिन चाहते थे कि यहाँ पर मलेरिया सेंटर जो है वो खुल जाए। अब जो है परिवर्तन हो रहा है, 1942-46 स्वतंत्रता पूर्व की जो घटनाएं हैं, क्योंकि ये गांव कोई इस पे असर नहीं है। 42 में युद्ध भी हुआ तो भी कोई असर नहीं है, इस युद्ध का कोई फर्क नहीं है कि क्या हुआ, सोया पड़ा। पर इसमें प्रारंभ में दिखाते हैं कि जो है मलेरिया सेंटर जो है वो खुल रहा है। अब उसमें हलचल दिखाते हैं,
लोग जो है जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसमें जो है वो वहां पर जो है प्रशांत जो है वो मलेरिया सेंटर के डॉक्टर बन करके वहां पर आते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो है बहुत से लोग हैं जो इसमें आता है, वो मलेरिया सेंटर का होता है ना, जैसे अज्ञानता भी तो है, तो वो लोग जो है उनको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं ये कौन आ गया, पता नहीं ये क्यों आ गया। लोग उसको जो है स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयों में जो है खून मिला रहता है, उस खून को जो है के कैप्सूल जो है होते हैं। ये अंग्रेजी दवाइयां खाने से शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, आदमी जो है बहुत कम जो है उठ तक नहीं पाता, इतना कमजोर हो जाता है। ऐसे विचार उनके हैं, क्योंकि ये कथा बहुत बिखरी हुई है, अंधविश्वासी लोग हैं, मेडिकल साइंस जैसी बात उनके दिमाग में नहीं आती है। ज्योतिषी जी हैं इसमें पात्र, उनको संतान होनी है, लेकिन वो डॉक्टर से हाथ नहीं लगवाते अपनी पत्नी को, कहते नहीं, एक पराई पत्नी को बेपर्द करोगे, पत्नी मर जाती। तो ये कहाँ के कौन से उस जमाने की बात हो रही है कि कैसा जो है ये लेखक इस बात को सामने रखना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर किस तरह के पिछड़ापन है। जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैला क्या है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, वैज्ञानिकता का अभाव है, पहुंच ही नहीं पाते लोग वहां, ये सब वहां पर है। अब इस गांव में जो है कई तरह के जो है पात्र भी हैं, जैसे बावन दास है, प्रशांत है, बालदेव है, यादव जी हैं। अलग अलग इस गांव में जो है वो अलग अलग तरह की जो है टोलियां जो है वो बनी हुई है, अलग अलग तरह के लोग जो है इसमें रहते हैं। और इस तरह से इस उपन्यास में जो है ये उपन्यास चलता रहता है। इसमें फिर जो है वो आगे दिखाते हैं कि भाई इस उपन्यास में कमला शान से प्रेम करती है, गांव के और भी लोग हैं, इसमें एक बीच में आएगा कि प्रेम प्रसंग का वो भी आएगा कि ऐसा लगता है उपन्यास को पढ़ते समय जैसे कि ये ही एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है गांव में। सारे जितने पात्र, इतने 7-8 जो पुरुष पात्र हैं और स्त्री पात्र हैं, सबको ऐसे दिखाते हैं कि वो सब जो है उसमें जो है डूबे हुए हैं। लास्ट में प्रशांत से भी लोग जो है नाराज हो जाते हैं, उसको भी वो जो है भगा देते हैं, और उस तरह का इस उपन्यास का अंत हो जाता है। लेकिन लेखक ये बताता है कि फिर वो वापस आ जाता है, लेकिन लेखक ये बताता है कि गांव जो है वो जो है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अब रही बात जो हम बात करेंगे कि भाई इस उपन्यास के आधार पर उसका कैसे हम जो है उसकी आंचलिकता पर कैसे विचार कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम उसकी आंचलिकता पर विचार करेंगे तो जब आप देखेंगे कि अंचल विशेष की जो ये आंचलिक उपन्यास जो होते हैं उनमें अंचल विशेष की रहन सहन, खान पान, शिक्षा दीक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, लोक विश्वास, प्राकृतिक परिवेश, सारी चीजें उस अंचल की होती हैं, क्योंकि वो सबसे अलग से जो है कटा हुआ है, कटा होने का कारण भी है, इसलिए वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि अंचल विशेष का एक जो है वो निश्चित जो है भूखंड है, प्राकृतिक परिवेश, इसकी आंचलिकता का निश्चित हर जो भी आंचलिक उपन्यास होगा उसका हर एक आंचलिक उपन्यास का एक जो है अंचल विशेष, एक भूखंड विशेष होगा, जहां का जो है वो कहाँ स्थित है, उसका भूगोल क्या है, उसका जो है वो वर्णन करता है, उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है कि ये जो अंचल है या ये जो उपन्यास है ये क्यों इतना जो है पिछड़ा हुआ है,
क्यों ये गांव जो है इतना पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो उस प्राकृतिक परिवेश जो है, क्योंकि निश्चित भूखंड एक उसकी कंडीशन है आंचलिक उपन्यास की, कि आंचलिक उपन्यास जो होता है उसका एक निश्चित भूखंड होता है, उसका अपनी एक निश्चित जो है भाषा होती है, वो जरूरी नहीं है सब जगह बोली जाती हो, उसके अपने निश्चित जो है अंधविश्वास होते हैं, उसके अपने निश्चित जो है लोक संस्कृति होती है। ये सारे उसके पॉइंट ही हैं जो मिलकर के उसको जो है बताते हैं कि ये आंचलिक है। उसके उस अंचल की सारी रहन सहन, खान पान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवेश, लोक संस्कृति, अंधविश्वास वगैरह जितनी भी बातें हैं सब उस आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती हैं और वो उसके तत्व हैं। पहली बात है कि उसका जो प्राकृतिक परिवेश है, जो उसकी निश्चित भूखंड है, उस पर वो जो है कह रहा है। अब आप जरा देखेंगे कि जो मेरीगंज गांव है वो कहाँ है, उसका लेखक ने वर्णन किया है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, ताड़े बनना के बाद एक बड़ा मैदान, लाखों एकड़ बंध्या धरती का विशाल अंचल है। इसमें धूप भी नहीं होती है, बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्व की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। ये उसकी स्थिति है कि जहां पर कि उतरने के बाद अगर आप जाएंगे तो बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे आप जो है चलते चले जाइए, वहां पर जो है ताड़ के और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है, और उसके बाद जो है लाखों एकड़ भूमि, बंध्या भूमि, यानी जो कि उपज कुछ नहीं होती, वैसे ही बिल्कुल वो है। और उसके बाद बालूचर आ जाती है, बालू आ जाती है, और उसके बाद जो है जब आप और आगे जाएंगे तो वहां पर होगा पिछड़ा हुआ, तो अपने आप ही होगा जो ऐसी जगह बसा हुआ है, जाएगा कौन? तो लेखक इसकी प्राकृतिक जो स्थिति है उसको बाकायदा बताएगा आंचलिक उपन्यासों में। उस अंचल विशेष का जो भूगोल है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसके विषय में जो है वो अवश्य जो है संकेत करता है कि ये है कहाँ, है कैसी यहाँ की स्थिति। अब ये स्थिति है कि जहाँ की पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं, जमीन बंजर जमीन जो है पड़ी हुई है, दूर दूर तक बालू जो है फैली हुई है, झाड़ियां हैं, जहाँ ये बालूचर, ये क्या कहते हैं, ये बंध्या भूमि और ये काला जंगल, ये सब किस चीज के प्रतीक है? ये सब प्रतीक है पिछड़ेपन के। क्यों पिछड़ा हुआ है, जाएगा कैसे वहां? इसीलिए तो जो है कहा जाता है कि जो सड़कें हैं, जो शहर सड़कों के किनारे होते हैं, जो सड़कों पर होते हैं, वो ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वहां आने जाने का जो साधन है वो बहुत अच्छे होते हैं। और जब आने जाने के साधन होंगे तो वहां पर व्यापार का भी वो हो जाता है। आप पंजाब की तरफ चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि पूरा यहां से लेकर के वहां तक खाने के लिए, वो आराम के लिए सब होटल ये वो सब है, ढाबे वाबे। वो पिछड़ा हुआ नहीं है, वो देश का सबसे जो है विकसित जो है प्रांत है। यहाँ क्या है, यहाँ पहले तो वहां पर जाएगा और देखेगा कि उतर करके बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे चलता चला जाएगा, फिर खजूर के पेड़ आएंगे, फिर वो ताड़ के पेड़ आएंगे, फिर वो आएगी, बंजर भूमि आएगी। फिर ये बता रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वही पंक्तियां जो उसने लिख रखी हैं, वही मैंने आपको सुनाई है कि ऐसा जिसका भौगोलिक क्षेत्र होगा तो वो अंचल तो अपने आप ही पिछड़ा हुआ होगा। तो इसलिए एक बात ये आती है
कि आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत जो अंचल विशेष होता है वो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि उसका मेन जो सेंट्रल जो पॉइंट है वो अंचल ही है, पात्र नहीं है। पात्र तो संचल की परिस्थितियों को, वहां की समस्याओं को उभारने का मात्र जो है साधन है। मेन फोकस जो है उसका उसी पर है कि वो जो अंचल है वो किस तरह का है। अब ये अंचल आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको पंक्ति भी पढ़ करके सुनाई इसलिए कि ताकि जो है आप ये समझें कि वो स्थिति, वो जो मेरीगंज है वो कहां जाकर के बसा हुआ है। जहां ऐसी चीज होगी वहां तो अपना ही जो है अपने आप ही जो है क्या होगा, पिछड़ापन होगा, और इसीलिए वो तरक्की जो है नहीं कर पा रहा। मलेरिया सेंटर भी खुल रहा है तो लोगों में चहल पहल हो रही है कि ये क्यों खुल रहा है, पसंद ही नहीं कर रहे। वो पानी में मलेरिया की गोली डाल रहे तो वो पानी नहीं पी रहे। अज्ञान कि इससे कमजोर हो जाएंगे, ये नुकसान करेगी। ये ऐसी जगह की वो रचनाकार जो है वो बात कर रहा है, और इसीलिए जो उसने जो है बाकायदा जो है जो आंचलिक उपन्यास की कसौटी है कि उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है उस पर बल होता है, वो कैसा है उसको उसने जो है इन पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखा है कि वो जो मेरीगंज है वो यहाँ है, और यहाँ उसके बारे में बता करके ही वो इस बात को निश्चित कर रहा है कि इसीलिए वो पिछड़ा हुआ है और इसीलिए वो वैज्ञानिक चीजों से दूर है, और इसीलिए उसका आंचल जो है भारत माता का ये एक आंचल जो है जो मेरीगंज वाला, पूर्णिया जिले का जो मेरीगंज है वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति बढ़िया नहीं है, वहां आने जाने के साधन नहीं है, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए वहां कोई जाता ही नहीं है, तो वो तो अपने आप ही पिछड़ा हुआ होगा। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि जो आंचलिक उपन्यास के जो तत्व हैं जिसमें महत्वपूर्ण बात होती है उसके जो है निश्चित भूखंड होता है, तो रचनाकार ने उस निश्चित भूखंड पर जो है प्रकाश डाला है इन पंक्तियों के माध्यम से, और कहा है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये इस जगह पर जो है वो बसा हुआ है, जो कि जो है सुन करके पढ़ करके जो है लगता है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। आइए दूसरी बात पर करते हैं कि सामाजिक जीवन, जो आंचलिक उपन्यास में जो सामाजिक जीवन जो होता है वो जो है कैसा है। तो इसमें जो उपन्यासकार ने जो कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति में, अगर आप किसी समाज की जो प्रगति चाहते हैं, समाज की उन्नति चाहते हैं, तो उसमें जो नारी जो होती है वो समाज का मेरुदंड होती है, और अगर उसी को उपेक्षित किया जाता है तो फिर वो समाज जो है वो तरक्की जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज की मेरुदंड है। वही से वो कहा जाता है ना कि एक अगर स्त्री को आप जो है शिक्षित करेंगे, एक लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाएगा। वो नारी जो है किसी भी समाज का जो है वो मेरुदंड है, उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका पार्ट है, क्योंकि सारा कुछ उसी पर जो है निर्भर रहता है। उपन्यासकार ने इसमें जो है दिखाया है कि नारी की जो समाज में, जो वहां के समाज में, सारे समाज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ अंचल की, उस आंचलिक उपन्यास की या उस अंचल विशेष की जहां की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां की सोच की बात हो रही है कि सामाजिक दृष्टि से वहां का जीवन कैसा था कि उसमें जो नारी समाज का मेरुदंड होती है वो जो है हाशिए पर थी, उसको कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं जो है प्राप्त था, और वो हमेशा
जो है समाज की समस्याओं में घिरी हुई और पिछड़ी हुई है। रेणु जी के दिमाग में था कि नारी की दयनीय स्थिति को देख करके रेणु जी जो है उसको मुक्ति के समर्थक रहे हैं, वो उसको मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन पुरुषों के समक्ष खड़ी होकर नारी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, तो उसे जो है सामने आना होगा। जहां समर्थक हैं लेकिन सामने आना होगा। रेणु जी उस समाज में कैसा जो है समाज का जो आधी आबादी है उसके प्रति कैसी लोगों की सोच थी, इस पर जो है बाकायदा जो है उपन्यास में जो है वो चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं। इसी में है कि लड़की जो समाज का इतना, मैं नहीं कह रहा, कहीं आप सोचो ये बोल रहा, मैं जो उपन्यास में है वो बोल रहा हूं। जो लड़की है का जन्म जो है वो समाज के लिए अभिशाप है या परिवार के लिए अभिशाप है। इस बात से रेणु जी जो है वो परिचित थे और उन्होंने इस बात को जो है बाकायदा जो है चित्रित भी किया है कि जिस जगह, जिस पिछड़े हुए समाज की मैं बात कर रहा हूं, वो समाज की 50% आबादी के विषय में क्या सोच रहा था उस जमाने में, आजादी से पहले क्या सोच रहा था, वो अपने पात्र के माध्यम से जो है कह रहे हैं। हुजूर, लड़की जात है, बिना दवा दारू के ही आराम आ जाता है। एक और है, लेकिन बूढ़े का इसमें दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझ, जंगल झाड़, उन्हें जंगल और झाड़ की तरह से जो है प्रयोग जो है किया जाता है। ये आ रहा है, आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है मेरा? हेलो हेलो सर, आ रहा है। वीडियो भी है? हाँ सर। ठीक। तो वहां वो कहते हैं कि जंगल झाड़ की तरह से सोच देखिए। रेणु जी ने अपने इस उपन्यास में, इसीलिए तो इसको कहा है महिला आंचल, कि उस समाज में जो सोच थी वो क्या थी कि वो बला की पैदाइश है और बगैर दवा के ठीक हो जाएंगी, और वो जो जंगल झाड़ की तरह से। समाज में उस समय जो लोगों की सोच थी वो यही थी। ऐसा नहीं है कि वहीं की थी, ये मत समझिए। ये गांव के लोगों की बहुत बड़ी वो थी, सारे गांव की। उससे और पहले रेणु जी ने जब लिखा है उससे भी पहले अभिशाप, लड़की का जन्म हुआ अभिशाप। ओहो, ये पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए रेणु जी ने जो है इसको जो है कहा है। और जगह वो अपने उसमें दीर्घतया उपन्यास में भी रेणु जी ने बाकायदा जो है इस समाज के, इसको जो सामाजिक जीवन में जो नारी की स्थिति है उसको जो है बाकायदा जो है सामने रखा है। नारी पुरुष का चमड़े का पोर्टफोलियो बैग है, जब चाहता है खोलता है, बंद करता है। ऐसे में ये रचना में उनकी दीर्घतया रचना है, उसमें से पंक्तियां हैं ये, कि उस समाज में उस समय के जो जीवन था, जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, वहां पर समाज में जो नारी की स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि वहां पर जो है बताया गया है, रचना में बताया गया है कि उस समय सोच जो थी समाज की, पिछड़ा हुआ समाज था, पिछड़े हुए समाज में जो है उसकी सोच जो थी वो ऐसी विकसित सोच नहीं थी जो आज है। आज इस सोच को आप उस सोच से जो है नहीं वो कंपेयर कर सकते, वो तो बहुत पिछड़ा हुआ जो है वो
इस एरिया है। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते कि भाई वहां की सोच जो थी वो ऐसी थी या ये ऐसी थी, ये आप जो है वो नहीं कह सकते हैं। फिर एक और बात है जो आंचलिक उपन्यासों के संदर्भ में कही जाती है, और वो है जो है क्या कहते हैं, मठों की स्थिति, जो धार्मिक स्थिति है। यहाँ पर उस धार्मिक स्थिति को वो बाकायदा जो है मठों की स्थिति के माध्यम से जो है वो सामने रख रहे हैं कि जो मठों की स्थिति थी या जो धार्मिक स्थिति थी वो भी उतनी जो है पिछड़ी हुई थी। वहां भी सोच जो थी वो, उसमें भी भ्रष्टाचार थे, आज भी है। आज क्या है नहीं, अगर रेणु जी ने उसमें पुराने समय की बात कही है, अपने समय की 1945-46 की बात कर रहे हैं, आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, गांव के जीवन की बात कर रहे हैं, वो भी पिछड़े हुए समाज की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उस समय नहीं थी, वहां उस समय भी जो इस तरह की स्थिति जो मौजूद थी उसका जो है चित्रण करते हैं। वो बताते हैं कि जो रामदास मठ के महंत हैं और सेवादास उनका शिष्य है, उनकी अनुपस्थिति में वो बताते हैं कि जो सेवादास हैं, सूरदास हैं, फिर भी वो जो है मठ की दासी से जो है प्रेम करते हैं। आप इस उसमें जो है देखेंगे कि जो दासी है लक्ष्मी, उसको आप देखेंगे कि उससे सभी लोग जो है, बालदेव जी हैं वो भी उससे जो है प्रेम करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो है लक्ष्मी के साथ जो है उनका संबंध जो है वो बने। सेवादास जी जैसे लोग जो है वो तो है ही हैं, जो कि सूरदास होते हुए भी लक्ष्मी के प्रति उनका जो है वो प्रेम जो है वो बरकरार है। इसके अलावा इसमें लरसिंह जी हैं, वो भी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, लरसिंह जी। इसमें नागा बाबा का भी एंट्री होती है इसमें थोड़ी देर के लिए, वो भी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। रामदास हैं वो भी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। बालदेव जी हैं वो भी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं। इसमें प्रशांत जो है वो कमला से प्रेम करते हैं। इसमें टुनटुन जी हैं, मंगला देवी से मिलने रोज जो है जाते हैं। इसमें फुलिया के लिए ब्रिज खिलासी जो है वो प्रेम करते हैं। इसमें पैटम जी, इसमें सहदेव मिश्र भी जो है उससे प्रेम करते हैं। तहसीलदार हरगौरी भी अपनी मौसेरी बहन से प्रेम करते हैं। सकलदीप भी इसमें जो है प्रेम कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसको देख करके, मैंने तो इसलिए इसको रखा क्योंकि ये इस तरह का जो स्थितियां हैं वो चेंज करने के लिए प्रेम प्रसंगों को जो है डाला जाता है, ताकि जो रचना की जो शुष्कता है वो जो है, रचना की शुष्कता जो है वो टूट जाती है, उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। और इस तरह से जो है इस उपन्यास में जब आप देखेंगे तो एक और ऐसा लगता है कि जो मठ हैं धार्मिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से जो उस समय के मठ मंदिर ये वो सब होते थे, लेखक संकेत में बात कर रहा है ना, उनमें भी कितना भ्रष्टाचार था, आज भी है। आज आप देख लीजिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का इतिहास जो है खोल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सिर्फ ये रेणु जी तक ही सीमित नहीं था, ये तो अब भी है, अब भी उसी तरह से हो रहा है, अब भी भ्रष्टाचार है। 4-5 वर्ष पहले की घटनाएं देखिए, बड़ी आपको बहुत से जो है ऐसे जो है आश्रमों की जो है वो मिल जाएंगी स्थिति कि जिसमें कि जो रेणु जी ने जो वर्णन किया है कि वो जो है। तो ये रेणु जी ये कहना चाहते हैं कि उस समय जो इस तरह के जो धार्मिक संस्थाएं थी या जो धार्मिक जो परिस्थितियां थी
वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी वहां की। वहां जो है उसमें भी भ्रष्टाचार था। जो उसके महंत होते थे उनका जीवन भी बहुत भ्रष्ट था, वो भी आचरणवान नहीं थे, ये वो कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको कहा कि वो प्रेम प्रसंगों के माध्यम से जो है अपनी बात कह रहे हैं, तो ये रोमांस के प्रसंग यद्यपि अनैतिक उसमें आते हैं, पर जो आंचलिक उपन्यास हैं उसमें जीवन के केवल वही पक्ष तो नहीं आ सकते ना कि जिनको की जो है कहा जाएगा कि ये वो है। ये भी तो यथार्थ है जो मैं बोल रहा था कि यथार्थ हमेशा वही नहीं हुआ करता है जो आप जैसा देख रहे हैं वही यथार्थ हो। यथार्थ उससे अलग भी तो हो सकता है, वो भद्दा और भदेश भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो प्रेम करने वाले लोग हैं ये समाज के उसी समाज के हिस्से हैं और समाज में एक दूसरे से जो है ये प्रेम कर रहे हैं, जिससे कि लेखक इन प्रेम प्रसंगों के माध्यम से, जहां तक मैं समझता हूं, वो कथा में आती हुई नीरसता को तोड़ करके जो है उसमें थोड़ा सा सरसता का संचार भरने के लिए उसकी जो है चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये भी पार्ट हैं, ये हर युग के समाज के हिस्से हैं, चाहे वो पिछड़ा हुआ हो और चाहे वो उन्नत हो। रूप अलग हो सकता है, उसका रचनाकार का कहने का तरीका अलग हो सकता है। आप जिन उपन्यासों को, जिन नाटकों को, जिन कहानियों को, जिनको आप पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जिनको पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ये लेखक ने तो इसमें लिखा है ना ये कि ये लोग हैं जो एक दूसरे के साथ जो है जिनके संबंध जो है वो बने हुए हैं। तो बहुत सी जगह ऐसा है कि उनको जो है पढ़ा भी नहीं जा सकता। ऐसे अनेक प्रसंग होंगे। मुझे तो अपना ध्यान है, नाटकों पर जो है सेमिनार हो रहा था और इस तरह के छांट करके वो लाए कि सब लोग उठ करके चले आए, नहीं सर ये नहीं सुन सकते, नो। टीचर होते हुए भी सब उठ करके चले आए, जबकि हम लोग आज बोल रहे हैं। इतने जो है उस उन रचनाओं में आज भी इस तरह के प्रसंगों को रखा जाता है और जो आंचलिक उपन्यास है उसमें ये गति देते हैं, उसमें ये उसकी शुष्कता को तोड़ देते हैं। जो एक कथा चल रही है, नीरस कथा चल रही है, अचानक जो है उसमें तब्दीली आ गई कि नागा बाबा जो है वो उससे जो है लक्ष्मी जी से जो है इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आकर के अचानक जो है बालदेव जी आकर के उसके जो है दाढ़ी मूछ सब उखाड़ रहे हैं, मार रहे हैं उसे, लोग उसको पीट रहे हैं, भगा देते हैं। चेंज हो गया, परिस्थितियां बदल गई, सीन एकदम बदल गया। वो जो एक ही रफ्तार से चलते चला आ रहा था उसमें अचानक परिवर्तन आ गया। तो ये भी यानी जो धार्मिक जीवन है वो किस तरह का था, कैसे पिछड़ा हुआ था, ये भी रचनाकार जो है वो बताना चाहता है कि उस समय का जो धार्मिक जीवन था या वो उसमें बड़ा भ्रष्टाचार था, वो एकदम वो नहीं था स्वच्छ और पवित्र, उसमें भी ऐसी ही जो है गंदगी थी। ये बताना क्यों? क्योंकि रचनाकार तो यथार्थ बता रहा है, वो तो कह रहा है ऐसा था वहां और वो बता रहा है कि ऐसा था। ये तो हम कह रहे हैं ना कि ठीक नहीं था या ठीक है, आलोचक बोलता है ना कि मुझे ये ठीक लगता है या नहीं लगता। ये तो हम कह रहे हैं ना, रचनाकार ने तो कैमरा रख दिया, अब उसके आगे जो हो रहा है वो सब आ रहा है उसमें। तो ये भी एक जो है उस स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। हर युग में जो धार्मिक जो जीवन है वो अलग अलग तरह का जो है वो होता रहता है, उसमें वो कोई ऐसी वो नहीं है। तो रचनाकार ने इस जो है मठ की स्थिति के माध्यम से उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला है, क्योंकि जो आंचलिक उपन्यास है उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ये और लोग सारी चीजें आती हैं।
तभी तो उसका पूरा का पूरा अंचल का जो रूप है वो उभर करके सामने आएगा। आपने लिया, कह दिया, एक कहानी ली, उसको बोल दिया, तो वो कैसे होगा? सर्वांगीण चित्रण कैसे होगा? अगर आपके समाज का कोई चित्रण करे तो कैसे करेगा? ऐसे ही तो करेगा। आपका सामाजिक जीवन कैसा है, आपका धार्मिक जीवन कैसा है, आपका राजनीतिक जीवन कैसा है आपके समाज में, यही सारी चीजें होंगी उसको परखने के लिए। तो रचनाकार ने उस समय के यथार्थ को उभारा है कि उस समय धार्मिक जो जीवन था वो किस तरह का था और लोग किस तरह का जो है जीवन जो है वो जी रहे थे उस समय। अब है उसके बाद जो मैंने अभी जो बोला प्रेम प्रसंग, ये भी उस समय का जो है एक जो है आधार है, जिसे आप कह सकते हैं कि उस समय का जो जीवन था वो शुष्क जीवन था। लोग जो है समस्याओं में घिरे हुए थे, लोगों को आर्थिक अभाव में डूबे हुए थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो है समाज में जो है एक इस तरह का जो है का क्रियाकलाप जो है वो उसमें लगे हुए थे, जो कि हर युग के समाज का एक हिस्सा है, आज भी है। आप ये नहीं कह सकते, हर युग के समाज का जो है एक हिस्सा है, और वही जो है उस रचनाकार ने इसको जो है वहां पर भी उभारा है, क्योंकि जो आपका प्रसंग है, जो आपके आंचलिक उपन्यास के जो तत्व हैं उसमें ये भी बात आती है। अब है धार्मिक अंधविश्वास। जो सामाजिक या जो सामाजिक अंधविश्वास, क्योंकि समाज जो था वो बड़ा अशिक्षित था। समाज जो था वो शिक्षित नहीं था, वो समाज जो था वो बड़ा अशिक्षित था। अशिक्षित होने की वजह से जो है क्या था कि लोग जो विकास हो रहा था उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उस विकास को वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग पिछड़े हुए थे। कोई भी बदलाव जब आता है, कोई भी बदलाव जब आता है तो उसे लोग सहज नहीं स्वीकार करते। आज जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, जब ये भारत में आया था तो इसका बहुत भरपूर विरोध हुआ था, क्योंकि बदलाव हो रहा था। ये सबकी नौकरी इससे चली जाएंगी, इतना बड़ा विरोध हुआ। आज देखो ना, इस संकट की घड़ी में पढ़ाई जारी है, पर क्योंकि नई चीज थी, नया बदलाव था, उसको जरूरी नहीं है कि लोग जो है इतनी आसानी से जो है स्वीकार कर लें, और इसलिए उसको जो है वो स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए समाज में जो है बदलाव आ रहा है। जो आपके मेरीगंज गांव में हॉस्पिटल खुल गया है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप जो है इस हॉस्पिटल में आ जाइए, आप यहां पर इलाज कराइए, लेकिन लोग अशिक्षित हैं। ये अब की बात नहीं है। अब तो लोग जो है बहुत वो हैं। ये उस टाइम की बात है जब बहुत पूरा देश ही पिछड़ा हुआ था। ये तो चलो एक और पीछे की तरफ चला गया, लेकिन पूरा देश ही पिछड़ा हुआ था, पूरा समाज में ये था। चेचक का इंजेक्शन लगाते थे उस समय। चेचक बड़ी भयंकर बीमारी थी, चेचक का इंजेक्शन लगाते थे। जो माताएं थी वो अपने बच्चों को छिपा लेती थी। अरे भाई, पता नहीं क्या इंजेक्शन लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा इससे, डर के मारे, अज्ञान के मारे, पता ही नहीं कि इसका क्या लाभ है, बच्चों को छुपा के बैठ गई, भैया पता नहीं क्या कर रहा है। ये जो स्थिति थी, ये वहां भी थी। लोग जो है सामाजिक जीवन जो था वो अंधविश्वासों में जो है वो घिरा हुआ था, उससे वो बाहर ही नहीं आते थे। लोगों का सोचने का नजरिया ही अलग था। जो जोशी जी हैं, इसमें एक पात्र हैं, वो जोशी जी जो है इन चीजों पर, जो डॉक्टरी या जो ये साइंस है, या जो ये बदला हुआ जो समाज है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो तो उल्टे ही बोलते हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं, फिर भी वो क्या कह रहे हैं,
डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी नहीं सुना था। आजकल घर घर में काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा विलायती दवा में खून मिला रहता है। अब बताओ ऐसे समाज का क्या इलाज है? डॉक्टर लोग ही जो है बीमारियां फैलाते हैं। समाज की ऐसी सोच, ऐसा अज्ञान, ऐसा अंधविश्वास, ऐसी रूढ़िवादिता, उसको भी रचनाकार ने जो है आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है कि मैं जिस क्षेत्र की, जिस जगह की बात कर रहा हूं, वहां की सोच देखो कि वो आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि वहां पर जो है पहुंचने के साधन ही नहीं थे, वहां विज्ञान की सुविधाएं गई नहीं, इसलिए लोगों की सोच भी ऐसे ही है कि डॉक्टर लोग ही जो है वो जो है बीमारी फैलाते हैं। कि कैसे वो समाज की सोच है, कि पिछड़े हुए समाज की सोच है, ये अशिक्षित समाज की सोच है, ये अनपढ़ समाज है, ये बिल्कुल जो है रूढ़ियों में फंसा हुआ समाज है। बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे जो है जो कि इस तरह की उसमें फंसे रहते हैं। समाज में जो है लोग जो है अनेक तरह के, ये तो एक है, समाज में अनेक तरह के लोग जो है रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों में ये गांव जो है वो फंसा हुआ है। वो जो है कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, ये तो 46 में लिख रहे हैं ना रचनाकार जो भी है, पर गांव में तो अब भी है, शहरों में भी है, सिनेमाओं में भी है, अभी भी निरे सिनेमा बन रहे हैं भूत प्रेत के। ये हमारे समाज की मान्यता है। हालांकि ये पिछड़ेपन का प्रतीक है, इसे नहीं मानना चाहिए, पर फिर भी इतना जमाना बदल गया, साइंस इतनी तरक्की कर गई कि हर चीज को बड़ा क्लियर कर दिया, फिर भी लोगों में अभी तक वो है, और सब उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, देख भी रहे। रचनाकार ने इसको ही जो बताया है कि बालदेव जी ने तो स्वयं जो है कई बार अपनी आंखों से देखा है, भूत प्रेतों को देखा है। देखो जी, बालदेव जी अच्छे उस पात्र हैं उसके, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कई बार देखा है। बालदेव जी तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों से देखा है। भैंस के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगता है भूत, डाकिन का पांव उल्टा होता है, भूत प्रेत झूठ है। तब कमला किनारे कोठी के जंगल के पास रात को भक्क से राकस जल उठता है, दौड़ता है, और देखते ही देखते 1 से 10 हो जाता है। क्या है ये रचनाकार ये बताना चाहता है कि उस समय का समाज जो था वो केवल जो है वही नहीं था, रूढ़िवादिता में नहीं फंसा हुआ था, वो अपनी अंधविश्वासों में घिरा हुआ था। वो जो है सामाजिक जीवन में जो तरह तरह के अंधविश्वास होते हैं उनमें घिरा रहता है। आप कह सकते हैं ये सब अंधविश्वास है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब जो है, आप भी शिक्षित हैं, मैं भी हूं। बिल्ली रास्ता काट गई, इतने साल, कई सौ साल पहले भी बिल्ली रास्ता काट गई, लोग रुक जाते थे। आज भी लोग जो है रुक जाते, बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन के, हमारे समाज के, हमारे जो है दुनिया के एक पार्ट है, जो कि हमारी युगों युगों से जो है वो हमारे साथ चले आ रहे हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। समाज पढ़ गया, शिक्षित हो गया, लोग डॉक्टर इंजीनियर सब बन गए,
पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं समाज में जो कि जो है कभी जो है समाप्त नहीं होती। ये देखो ना, शिक्षित समाज को ही बता रहे हैं, मैं तो रचना के आधार पे आपको बोल रहा हूँ कि रचना में क्या है, पर शिक्षित समाज है ना आप लोग। सिनेमाओं में देखो ना, अभी जो है रोज जो है अभी जो है वो हो रहा है। अभी कोई मैं देख रहा था, कोई फिल्म जो है अभी आएगी भूत प्रेतों की, उस पर वो जो है, अगर आपके रचनाकार रेणु जी अब से इतने साल पहले 70-80 साल पहले अगर ये बात कह रहे हैं, तो 80 साल पहले तो लोग शिक्षित ही नहीं होते थे इतने, वहां कहां शिक्षा थी, लोग पढ़े ही हुए नहीं होते थे। उसको रेणु जी ने जो है जब इसमें रखा है, तो वो उस समय का यथार्थ है। वो ये भी उस समय के जो आपका आंचलिक उपन्यास जो संचय की बात कर रहे हैं, उस समाज में ये सब बातें थी। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कहीं सोचो, किताब पढ़िएगा आप, जो किताब में है मैं वही बता रहा हूं, और मैं वही बता रहा हूं जो उन्होंने लिखा है कि और वो वही लिख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। जो रचनाकार अपने समाज में, तभी तो साहित्य समाज का दर्पण है, जो समाज में वो देख रहा है, अपनी आंखों के आगे देख रहा है, उसी का तो वर्णन कर रहा है अपनी रचना में। और वो ये भी वर्णन कर रहा है कि भाई इस तरह से लोग कहते थे कि वो जो है ना, जो है आंखों के सामने देखा है कि भैंस के पीछे पीछे भैंस को लेकर के आ रहे हैं, और पीछे से जो है वो खैनी और तंबाकू मांग रहा है। आज के युग में हंसने की बात हो सकती है, पर ये बात जो है आप हर युग के हर समाज की ये हिस्सा है। जो बहुत डेवलप लोग हैं ना, वो भी मानते हैं, उनके यहां भी है। कैमरों में कैद किए हुए लोग हैं, उनकी जो है छायाएं हैं, बाकायदा दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक युग की बात कर रहा हूं मैं आज की, कि बाकायदा जो दिखा रहे हैं कि ये होटल है, ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। जिस चीज को आप और मैं मानने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि हम अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं, उसको तो सब लोग मानते हैं। कई बार आया है कि भाई यहां पर लाल किले का कितनी बार आया है कि वहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अखबार का बता रहा हूं मैं, कभी आप सोच रहे हो नवभारत टाइम्स का, बहादुर शाह के जफर अंतिम बादशाह जो थे, उनका लाल किले में कि ठक ठक करके चलते हुए वो आवाज आती है कि कोई चल रहा है, जैसे वो डंडा टेक करके। रचनाकार ने जरूर जो है वो आजादी के बाद पहले का लिखा है, लेकिन कुछ चीजें मैं जो महसूस कर रहा हूं वो हर युग के समाज का हिस्सा होती हैं। और रचनाकार ने जिस प्रांत की, जिस जगह के, जिस भूगोल की, जिस जो है भौगोलिक परिस्थितियों की बात की है, वो तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसमें ऐसा हो जाना कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि नहीं हो सकती। जब अब हो सकती है तो तब क्यों नहीं हो सकती 80 साल पहले? अब तो इतनी तरक्की कर गए। तो ये भी रचना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक जो अंधविश्वास हैं, सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, वो भी जो है एक जो है हिस्सा होती हैं किसी भी जो उपन्यास, जो आंचलिक उपन्यास है, उसका वो भी एक जो है हिस्सा जो है वो हुआ करती है। इसलिए जो है उसका भी वर्णन जो है जब इसमें किया जाता है, तो वो जो है उसका एक पार्ट है, उसका एक पॉइंट है कि उसमें जो है इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब है इसमें लोक संस्कृति, ये बहुत बड़ा पार्ट है। असली तो यही है मेरे हिसाब से कि किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है ना,
वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने जिस क्षेत्र की बात की है, वहां की जो संस्कृति है उस पर बाकायदा इन्होंने जो है वो प्रकाश डाला है, उसको जो है बाकायदा जो है उभारा है, उस पर बाकायदा इन्होंने अपनी दृष्टि को रखा है। पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़ियां, पुराने विश्वास, सबको इन्होंने जो है उसमें जो है बाकायदा जो है बरकरार रखा है। रामविलास शर्मा तो इनके इसके बारे में कहते ही हैं कि रेणु जी के इस उपन्यास की बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो है लोक संस्कृति का वर्णन, लोक गीतों और लोक नृत्यों का वर्णन जो इसमें वर्णित किए गए हैं। किसी भी अंचल की आंचलिकता को परखने के लिए उसका बहुत बड़ा, आप किस ये चीजें तो सब हो सकती है, इधर की उधर भी हो सकती हैं, पर हर युग का अपने त्योहार होते हैं, अपनी संस्कृति है, अपने जो है उसके विश्वास हैं। सब जगह नहीं होते। वो जो ये बता रहे हैं वो जरूरी नहीं है, वो जहां पुणे जिले की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जो है उत्तर प्रदेश में भी हो, हरियाणा में भी हो, इधर भी हो, कोई जरूरी नहीं है। ये चीजें हो सकती हैं जो मैं बता रहा हूं, पर संस्कृति तो अलग अलग हो सकती है, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। बहुत सी चीजें जो है हर क्षेत्र में अलग होती हैं, वो दूसरे में होती नहीं। रचनाकार ने उसको भी जो है अपने इसमें जो है वो उभारने का प्रयत्न किया है कि वो संस्कृति जो है वो कैसे जो है इसमें आई है। तो उस संस्कृति की जो ये बात करते हैं उसमें एक जो बहुत बड़ी बात आती है और वो आती है विदापद नाच। इस संस्कृति का एक हिस्सा है। ये कोर्स नया है, इससे पहले एक इसी नाम से, रेणु जी के इसी नाम से एक रचना लगी हुई थी, विदापद नाच, उसे अलग से पढ़ाया जाता था। अब वो नहीं रहा है, इस नए कोर्स में हटा दिया गया। इससे पहले जो कोर्स चल रहे हैं, ये बच्चे जो 4th सेमेस्टर में चले गए हैं उनको पढ़ाया था ये विदापद नाच। ये वहां की संस्कृति का हिस्सा है। और ये जो विदापद नाच है उसमें, जब विदापद नाच पे जो अलग से वो था तो उसमें रेणु जी ने लिखा था कि ये जो है खास जाति के लोगों का, जो छोटी जाति के लोग हैं उनका विशेष अवसरों पर किया जाने वाला एक तरह का नृत्य है। रचनाकार उसमें लिख रहा है कि मैं खुद वहां पर खड़े होकर के सब देख रहा हूं। ये लगभग उसी तरह से जो है कि भाई जैसे कि आप देखते ना कि ये जो नुक्कड़ नाटक, एक नया नाटकों का जब मैं पढ़ता था तब ये आया था कि नुक्कड़ नाटक उभर करके आए बड़े, पहली बार हमने देखा, हम भी देखते रह गए, भाई ये कैसे अचानक जो है शुरू हो गया। इसी तरह का वो लिख रहा है कि ये जो विदापद नाच है ये कैसे जो है वो होता है। तो ये किसी छोटी जाति की, मूसर जाति हैं और हैं वहां की, उनके द्वारा जो है ये जो है किया जाता है। और ये विशेष अवसरों पर जैसे मेला वगैरह लगा रहता है, कोई और होता है, कोई त्योहार वगैरह होता है जहां पर कि इकट्ठा सब लोग होते हैं, वहां पर उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। अब इसमें भी वो जो है कर रहे हैं कि भाई विदापद नाच जो है वो कैसे जो है वो हो रहा है। इसमें जो है रचना में अगर आप देखेंगे तो नटुआ है, वो जो है टोलिया टोली का है, वो जो है नटुआ पोलिया टोली के चीतम दास का बेटा है और वो विदापद नाच में जो है वो कर रहा है, उसका वो वर्णन कर रहा है रचनाकार। सांस्कृतिक उत्सवों पे जो इस तरह का होता है, नटुआ 2 हाथ जोड़कर फल काढ़े गेहूं सांप की तरह हिलते डुलते कमर के सहारे बैठ रहा है। धरती पर घांगरी पुरैन के पत्ते की तरह बिछी हुई है, मिनती करती है रे वाह रे छोड़ा। ये लगभग उसी तरह का है कि जो नटुआ जो है वो हाथ जोड़कर जैसे
फन फैलाए हुए गेहूं सर्प जो होता है, गेहूं के की तरह का जो होता है वो फन फैला करके होता है, और ये लगभग उसी तरह का दृश्य है कि वो सर्प बना हुआ है और वो बिल्कुल पुरैन के पत्ते की तरह जो है, घाघरी जो है पुरैन के पत्ते की तरह जमीन पर जो है वो बिछी हुई है, एक तरह से लेटी हुई है। ये विशेष अवसरों पर खेला जाने वाला उस जगह का, उस स्थान का, उस संस्कृति का और उस प्रांत का ये बहुत ही चर्चित जो है एक वो है कि विदापद नाच जो है वो होता है। वहां पर विदापद नाच जो है वो विशेष अवसरों पर जो है किया जाता है। ये सांस्कृतिक जो अवसर होते हैं वहां पर वो होता है, या मेला वगैरह जो होते हैं वहां पर ये खेला जाता है। इसी संस्कृति का एक दूसरा पार्ट है जो कि उसमें जो है चर्चा आती है संस्कृति की जब बात करते हैं, और वो है जाट जट्टन का खेल। जाट जट्टन का खेल जो है ये औरतों का खेल है, वहां पर होता है, सब जगह नहीं होता होगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि वहां पर हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो। तो वो जो है जाट जट्टन का खेल है, और वो कह रहे हैं कि भाई बारिश नहीं हो रही है, अगर हम ये खेल खेलेंगे तो ये जो वर्षा है ये हो जाएगी। ये अपना विश्वास है। समाज में अनेक विश्वास होते हैं अपने अपने, कभी सही भी हो जाते हैं, चाहे वो बाई चांस ही हो जाए, पर हो भी जाते हैं तो फिर और मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये औरतों का जो खेल है ना, इसमें जो है वो विश्वास जो है ये है कि पूर्णिमा टोली की जो आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा है, कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा परख सूखा रहेगा। तमता टोली की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया है, एक साथ सब मिलकर जाट जट्टन खेलें, जरूर बरखा होगी। विश्वास है, लोक विश्वास है। ये होगी नहीं होगी ये तो प्रभु जाने, पर होता है ना, लोगों में विश्वास है। जैसे घाघ ने लिखा है, घाघ जो है कृषि संबंधी विचारों के व्यक्ति हैं। घाघ रीतिकाल के नीतिकार कवियों में कृषि के वो हैं। शुक्रवार की बादरी शनिवार को छाए, घाघ कहे सुन घाघरी, बिन बरसे नहीं जाए। अगर शुक्रवार को बादल आए और शनिवार को जो है वो पूरी तरह से छा जाए तो फिर बगैर बरसे जो है वो जाएगा नहीं, हे घाघरी वर्षा होगी होगी। ये विश्वास है। जाट जट्टन का खेल जो है, जो खेल रही हैं ये औरतें, ये विश्वास है कि अगर हम खेलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वर्षा जो है वो जरूर होगी, और नहीं तो पूरा का पूरा पखवाड़ा, एक पूरा पखवाड़ा जो है वो खाली जो है चला जाएगा, उसमें बरसात होने की फिर वो नहीं रहेगी। ये वहां के समाज के सामाजिक विश्वास हैं जो समाज में जो है वो फैले हुए हैं। फिर उसी संस्कृति का बहुत जो हिस्सा है, और वो है कि उस समय की संस्कृति का एक हिस्सा है, और वो है लोकगीत। किसी भी संस्कृति में जो है जो लोकगीत होते हैं उनका बहुत वो जो है वो रहता है, बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए जो लोकगीत हैं वो भी जो है संस्कृति का एक हिस्सा है, और इसने रचनाकार ने वाकायदा इन पर जो है प्रकाश डाला है, लोकगीतों पर। आप इस रचना को पढ़ेंगे, इससे लोकगीतों से होता क्या है, इस तरह के जो लोक संस्कृति है ना, इनसे जो तीज त्योहार पर्व ये जो आते हैं, इनसे होता क्या है कि मनुष्य का जो जीवन बड़ा शुष्क हो जाता है, उसमें जो है थोड़ी वो सरसता को जो है तोड़ देता। वही रामलीला हो रही है, कई सौ साल से हो रही है, वही सब कुछ है, वही डायलॉग है, वही कथा है, वही सब कुछ है। कई जगह तो पात्र भी 20 साल से वही है, फिर भी लोग देखने के लिए चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो तीज त्योहार पर्व और ये सब चीजें होती हैं, ये जीवन की जो शुष्कता है ना उसको जो है खत्म कर देते। कब रावण हुआ था, कब वो मारा गया था, आज भी रावण जलाया जाता है। मैं देखता हूँ कि हजारों की तादाद में हर जगह जो है लोग जो है वहां जाते हैं,
क्यों? क्योंकि वो जीवन की जो शुष्कताएं हैं, जो घर से निकल ही चलो, यहाँ से निकल करके वहां तक चले जाएंगे, देख आएंगे ये हो रहा है, उससे जीवन की जो शुष्कता है उसमें सरसता आ जाती है। आदमी एक ही तरह का नीरज जीते जीते जो है उब जाता है, तो उससे आ जाती है। ये संस्कृतियां, जो हमारी संस्कृति है, वो उसी का काम करती है कि उस नीरसता को जो है खत्म कर देती है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, ये हो रहा है, फिर भी सब दिवाली मना रहे। क्यों? इतनी महंगाई है तो नहीं मनानी चाहिए फिर तो, पर फिर भी मना रहे। क्यों? क्योंकि उससे एक उत्साह आता है, उससे जीवन में एक जीवंतता आती है, उससे जीवन में वो आता है। और इसीलिए ये लिखता है कि ये जो है सुख दुख, वो जो है ना, इसमें जो मैं पहले बोल रहा था, इसमें कीचड़ भी है, वो भी है, वो भी है, कुरूपता भी है, सुंदरता भी है। ये है जीवन की सुंदरता। अगर वो कुरूपता है, जो मैंने पहले बोला कि वहां पर ऐसा हालत हो रही है, समाज की ऐसी हालत है, मठों की ऐसी हालत है, तो ये उसकी सुंदरता है कि जीवन इतना फंसा हुआ है, मुसीबतों में, समस्याओं में डूबा हुआ है, पर फिर भी समाज जो है, वो ये नहीं कि समाज टूट गया, उसमें जीवंतता जो है बनी हुई है। संस्कृति का काम उस जीवंतता को बनाए रखना है। आप कितने भी वो क्यों ना हो, तुरंत जो है अपने, जब आकर के इस तरह के मौके आते हैं, तुरंत जो है इसमें आ जाती है। इसमें रचनाकार ने, अब मैं तो रचना के आधार पर बोलूंगा कि उसमें जो है वो कह रहे हैं कि भाई, अरे बिस्ना है तहसीलदारा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे रे। और दूसरी जगह वो बोल रही है, चढ़ती जवानी मोरा, इसी किताब का उदाहरण दे रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो क्या क्या कह रहे हैं सर। चढ़ती जवानी मोरा, अंग अंग फड़के रे, कब होए गवना हमार रे भौजिया। क्योंकि उस स्थान का है ना, ये जिस स्थान की ये रचना है, उस स्थान की यही तो रचनाकार ये कह रहा था कि भैया, मैं जो लिख तो मैंने दिया, लेकिन मुझे ये शंका हो रही है कि पता नहीं लोग जो है इसको जो है पढ़ना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ये मेरी समझ में जो है वो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसी ना हो कि लोग जो है मेरे इसको जो है वो नकार दें। अब इसी तरह की जो है और भी आप देखेंगे कि बहुत से अंधविश्वास भी जो है आप जो है इसमें जो है आप पाएंगे। समाज उसमें जो है डूबा हुआ है, लोक संस्कृति में ही है, लोक जीवन में ही तो है ये विश्वास, अंधविश्वास। गांव में उत्सव हो रहा है, गांव में उत्सव हो रहा है। और जैसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई ऐसी चीज बनाते हैं ना, कोई अच्छी चीज बनाते हैं, तो वो कभी कभी आप देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर नहीं देखा है तो कभी अपने घर में, तो देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने आपकी माँ होंगी या और दादी होंगी, वो निकाल करके ना, जब कोई अच्छी चीज बनाई तो निकाल के थोड़ी सी रख देते। क्यों? ना कोई खाने आ रहा, ना कोई देखने आ रहा, फिर भी निकाल के रख देते हैं। जब कोई ऐसी चीज बनती है, कोई ऐसी अच्छी चीज होती है, वो विश्वास है कि इसे खाने के लिए, हे पितरों, हे मेरे पूर्वज पितरों, मैं तुम्हें जो है ये आज ये बनाई है तुम्हारे नाम से निकाल रही हूं। ना वो खाने आ रहे ना कुछ है, पर अंधविश्वास है कि निकाल देना चाहिए। ये आज भी समाज का हिस्सा है, लोग आज भी ऐसा करते हैं, लोग उसका पालन कर रहे हैं क्योंकि समाज का हिस्सा है। ऐसे ही इसमें बता रहे हैं कि जैसे किसी के यहाँ भी कोई क्या होता है कि कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी ब्याह कुछ हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि जो दो पूड़ियां निकाल के और जंगल के देवी देवताओं को और भूत पिशाचों के लिए जंगल की ओर को फेंक देते थे, दो पूड़ियां निकाल के। कौन खाने आ रहा है, पर विश्वास है। अभी लोग नहीं उसको स्वीकार कर रहे बदलाव को, पर समाज का हिस्सा है, ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी वो है। इसलिए जो है उन मान्यताओं का, उनका जो है बाकायदा जो है पालन जो है उस जमाने में
हो रहा था क्योंकि समाज जो है पिछड़ा हुआ था। उससे मतलब लिंक करके ही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस जमाने में ही नहीं था। कई चीजें ऐसी हैं कि जो हैं अब भी हैं, अपने चारों ओर आसपास आप देखेंगे ये कुछ ऐसी रूढ़ियां, ऐसी परंपराएं जो है समाज में जन्म ले चुकी हैं कि जब तक ये रहेंगे ये खत्म नहीं होंगी। पढ़ने लिखने से नहीं होती हैं, ये समाज की ना उसकी अंतरात्मा में बसी हुई हैं। उनको आप वो नहीं कह सकते। रेणु जी ने उस समय के समाज की इस सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न किया है। मैं तो उससे और आगे की बात कर रहा हूं। उन्होंने तो 1954 में लिख दिया, मैं तो कह रहा हूं कि ये आज भी है। समाज को आप ठीक है वो पिछड़ा हुआ है, वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझ नहीं रहा है, वो दवाइयां नहीं खाना चाहता, वो मलेरिया की दवाई को, अब आपने देखा कि मलेरिया की दवाई जो है वो डालने से, और वो कह रहे हैं जोशी जी की आदमी जो है गांव के गांव मर जाएंगे। अच्छा, रोज मलेरिया की दवाइयां जो है डाली जाती है कि भाई मलेरिया की दवाइयां जो है डाल दो। इस तरह का हमारे समाज में पहले से ही है, और इसीलिए जो है ये कहा है कि यार ये समाज जो है आज ना लोग अपने को ना बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानी, बड़ा मॉडर्न ये दिखाने में लगे हुए हैं। बीमारी है ये। जबकि मैं जो महसूस करता हूं जड़ें अब भी वहीं की वहीं हैं। कपड़े बदल देने से, कुर्ता पजामा की जगह पैंट कमीज या सूट पहन लेने से संस्कृतियां नहीं बदलती। वो इतनी आसानी से अगर ऐसे बदल जाती तो भारत की पहचान तो कई सौ साल गुलाम रहने के बाद खत्म हो जाती। हमारी संस्कृति ही है वो ऐसी चीज कि जो हमें जीवित रखती है, हमें जो है बाकायदा जो है बनाए रखती है। यही जो है ये यद्यपि रेणु जी कह जरूर रहे हैं, मैं भी उस बात को मान रहा हूं कि गांव है पिछड़ा हुआ है, कोई उन्नति नहीं है, वो एक पिछड़ा हुआ गांव का प्रतीक है। मैला आंचल जो है पिछड़ेपन का प्रतीक है, अशिक्षा का प्रतीक है, वहां पर कोई उन्नति नहीं है उसका प्रतीक है। पर फिर भी मैं तो उससे और थोड़ा एक कदम आगे जाकर के उस पर सोच रहा हूं ना कि ये हम तो कह रहे हैं कि वो पिछड़ा हुआ है, वो है। आज तो बड़े प्रोग्रेसिव है, आज तो बड़े वैज्ञानिक लोग इतने चंद्रमा पे पहुंच गए। जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब हम किसी को नहीं मानते। फिर भी समाज के बहुत बड़े तबके का जो ये बातें हैं ना वो आज भी हिस्सा है। अब क्योंकि इस पे बोल नहीं सकता ये इतने ज्यादा उससे, लेकिन अनेक बार देखा कि अंधविश्वास है। बारिश नहीं हो, बारिश ना आ जाए वो हो रहा है, शादी का टाइम है बारिश ना आ जाए, जाओ छत की जो पाइप है उसमें जो है वो लगाओ, दाल भर के और वो रख दो, उसे बंद कराओ ईंट से। लो जी, वो क्या करेगी? बारिश बरसेगा बह जाएगी। लेकिन है विश्वास, लोगों की तरह तरह की मान्यताएं अब भी जो मैं कह रहा हूं वो सब जो है लोग जो है उसको मानते हैं। गणेश जी दूध पी रहे, बाकायदा पी रहे थे, पूरी दिल्ली ने पिलाया। कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ हमारी मान्यताएं? हम कह तो रहे हैं, ये तो समझाने की बात है कि उस रचनाओं में उस समय के समाज में ये सब चीजें थी कि आप जो है रोटी निकाल के पीछे की तरफ जंगल की ओर को फेंक दो, वो जो हमारे देवी देवता या जो भूत प्रेत जो भी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे वो जो है ले लेंगे। ठीक उसी तरह से आज भी जो है निकाल करके रख देते हैं अपने पितरों के लिए कि ये लो आपके लिए हम निकाल रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो समाज संस्कृति जो हमारे जीवन का जीवंत हिस्सा है वो इतनी आसानी से नहीं बदलती, वरना हम तो अंग्रेज हो गए होते इतने साल राज्य करने के बाद। पर हम अब भी वही हैं जो हम पहले थे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति अब भी वही है, हमारे वही चीजें अब भी बरकरार हैं, क्योंकि हम नहीं बदले,
हमारी संस्कृति नहीं बदली, हमारी सोच नहीं बदली। ये कह रहे हैं कि भाई वहां का ऐसा था इसलिए पिछड़ा था, क्या क्या था वहां पर, वो उन्होंने लिख दिया एक एरिया का। आपको ऐसे जवाब देना है कि भाई ये बातें अगर उसमें हैं तो ये बातें हैं कि भाई वो जो मेला जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो है आंचलिक उपन्यास का एक निश्चित भूखंड होता है। इसमें है, हाँ जी है। कौन सा है? वो जो ताड़े बन्ना के किनारे किनारे, कोसी के किनारे किनारे मीलों दूर जाके ताड़े बन्ना का ही है ये राजी, ये है उसकी भौगोलिक स्थिति। कोसी के किनारे किनारे है, मेरीगंज गांव आ जाता है। क्या इसमें जो है सामाजिक जीवन है? हाँ जी सामाजिक जीवन है। बड़ा पिछड़ा हुआ था, लोगों की सोच वैसी थी, समाज का जो एक पार्ट था उसका कोई आदर उस समय के समाज में जो जहाँ का उन्होंने वर्णन किया वो जो है नहीं था। इसलिए इस दृष्टि ये एक पॉइंट हो गया कि इस दृष्टि सामाजिक चित्रण की दृष्टि किया गया, यस किया गया, इसलिए भी आंचलिक उपन्यास है। धार्मिक जीवन है, हाँ धार्मिक जीवन जो है बड़ा इस तरह का था, लोग जो है किस तरह का उसमें जो है अनैतिकता थी, आज भी जो है नैतिकता देखने को मिलती है। उस समय भी उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसे पिछड़ा हुआ था। आज जरा रिफाइंड रूप में सामने आ रही है, पहले जरा उतने रिफाइंड रूप में नहीं आ रही थी सामने। तो यही तो फर्क है, वो भी है इसमें। इसलिए इस तत्व की ये भी एक तत्व है उसका। फिर वो कहते हैं कि इसमें सामाजिक अंधविश्वास है, हाँ जी सामाजिक अंधविश्वास है इसमें। यही है जो एक किसी भी जो आंचलिक उपन्यास का जो अंग माने जाते हैं वो भी इसमें चर्चा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से उस पर। फिर इसके अलावा जो है लोक संस्कृति है, यस लोक संस्कृति है, अभी हमने विचार किया उस पर। इसमें चाहे वो विदापद नाच हो, चाहे जाट जट्टन का खेल हो, और चाहे लोकगीत हो, वो सब उसने जो है एक आंचलिक उपन्यास की में जो होने चाहिए वो उसने जो है उसमें जो है रखे, संस्कृति का भी हिस्सा है, हो जाएगा। तो इसी तरह से जो राजनीतिक जीवन भी हो सकता है कि पुराने जो टाइम में जो आज की जो राजनीति है वो जो है बहुत ज्यादा जो है जातिवाद पर आधारित राजनीति है। वो राजनीति ऐसी नहीं है कि जिसको कि आप ये कहें कि भाई बड़ी साफ सुथरी है। सब लोग, सारे लोग राजनीतिक उसमें जो है वो फंसे हुए हैं कि सब उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रहे हैं कि अलग अलग जातियों के, कोई परिनिमा टोली का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, अलग अलग जातियों से जो है वो लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। कि मान लो पावन दास है वो गांधीवादी विचारधारा का, प्रशांत है वो साम्यवादी विचारधारा का, बलदेव जी हैं वो कांग्रेस के हैं, और जो कालीचरण है वो सोशलिस्ट पार्टी का है। जो है इसमें कायस टोली भी है, परिनिमा टोली भी है, राजपूत टोली भी है, यादव टोली भी है, ये ततमा टोली भी है। ये सारी की सारी इतनी टोलियां बनी हुई है कि सारे के सारे अलग अलग उसमें जो है वो हो रहे हैं। बाहर है, कहा है इसने कि मेरीगंज एक पिछड़ा गांव है जहां 12 वर्ण के लोग रहते हैं। 12 वर्ण जो है वो सब लोग रहते हैं और सब जो है उसमें जो है वो अपना वो विश्वास रखते हैं। तो इसी तरह से जो है जो खिलावन दास यादव है वो यादव टोली के, ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के, विश्वनाथ प्रसाद मलिक वो जो है कायस्थ टोली के। तो ये सारी की सारी उस समय का जो राजनीतिक स्थितियां थी वो सबकी सब जाति पर आधारित थी। ये उसी समय नहीं थे, ये तो लिख रहा है रचनाकार, आज नहीं है, आज भी है, क्यों नहीं है? पूरा का पूरा होता है, उसी पर जो है राजनीति चलती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी दृष्टियों से मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से एक खरा उपन्यास है। उसमें जो आंचलिक उपन्यास में जो गुण होने चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, वो इसमें है और इसलिए एक सफल उपन्यास है। बात खत्म हो गई। अब आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है तो। हेलो 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 सर। हेलो सर। हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? जी सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है?
जी सर। नहीं आ रहा? सर आ रहा है। मैं डर गया, मैंने कहा आप तो कह रहे हो नहीं आ रहा। मैं तो इतना आराम से जो है बोल रहा हूँ ताकि कुछ बैठे आपके दिमाग में। जी सर और आ रहा है समझ में। कुछ आपको पूछना है? हेलो। सर अभी तो समझ में आ गया है। ठीक समझ है, में आ गया है सर, अभी कुछ क्वेश्चन हाँ नहीं आ ठीक रहा है। दिमाग। अब आप देखिएगा, आपके पास हो सकता है उसमें होगा तो आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा। यही सब बातें हैं जी उसमें। सर जी सर। इसमें बाकायदा मैंने इसलिए आपको उदाहरण भी सुनाया है कि टेक्स्ट बुक का जो है ये रहा, ताकि आप जो है देखें कि हाँ ये जो बोला जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक के आधार पर ही बोल रहा हूँ, इधर उधर से नहीं। क्योंकि ये बातें तो जनरल सी बातें हैं, हर समाज में है, पर हमें उस पर घटा करके बात कहनी है ना कि ये सब वहां है। ओके बेटे। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हेलो बोलिए। सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें सर प्रश्न कैसे बनेंगे सर? बेटे वो यही पूछेगा, अभी मैंने पहले बोला था, आप लेट जुड़े होंगे। मैंने आंचलिक उपन्यास के तत्व, आंचलिक उपन्यास के तत्वों के आधार पर महिला आंचल की समीक्षा कीजिए। ये आंचलिक उपन्यास के आंचलिकता को बताने वाले ये तत्व हैं, इनको एक एक को लेकर के आप बताएंगे कि हाँ उसकी भौगोलिक स्थिति का उसने बताया, हाँ बताया ये ऐसे। दूसरा वो कहेगा कि इसकी जो है सामाजिक जो क्या कहेंगे समस्याएं बताइए, तो आप सामाजिक समस्याएं बताएंगे। या वो कहेगा कि इसका यथार्थ बताइए, तो जो सामाजिक समस्या है वही इसका यथार्थ है। फिर एक आएगा कि इसका शिल्प बताइए, कि इसका भाषा शिल्प जो है कैसा है, अभिव्यक्ति शिल्प कैसा है, वो होगा। फिर एक बीच में जो है बात करेंगे, अगली बार जब करेंगे तो शिल्प पर बात करते करते एक ये भी चीज बताएंगे कि नई चेतना कहाँ कहाँ जो है आपको आ जाती है उसमें। ठीक है जी सर थैंक यू सर। ओके बेटा।